जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक बड़ी रिपोर्ट से जो कि एमबीडीए को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको पता है कि एमबीडीए जो कि बेसिकली मीटियोर और मीका जैसे मिसाइल्स का निर्माण करती है, और ये दोनों मिसाइल इस समय भारत के पास हैं, राफेल फाइटर्स में इंटीग्रेट भी की जा चुकी हैं। और एक रिपोर्ट के बारे में तो आप सबने भली भांति सुन ही लिया होगा कि भारत का प्लान ये है कि भारत अपने Su-30 MKI जो कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जा रहे हैं, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 में भी मीटियोर को इंटीग्रेट करना चाहता था, और इसको लेकर के जो एमबीडीए से बातचीत थी वो चल रही थी। लेकिन इस प्रोग्राम में रिपोर्ट के हिसाब से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोपियन कंसोर्टियम जो कि मीटियोर मिसाइल को डेवलप करने की जिम्मेदारी निभाती है, वो इस समय इसको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म में या अदर प्लेटफॉर्म की बात करें राफेल और मिराज को छोड़ करके, तो वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में अपनी मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत इस समय 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करता है और मीटियोर मिसाइल उनकी स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये था कि वो अपने जो रशियन ओरिजिन के प्लेटफॉर्म है और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है उस पर भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट करें। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। राफेल को छोड़ करके मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन ग्रिपेन ई और यूरोफाइटर टाइफून में किया गया है, और ये दोनों एयरक्राफ्ट अगर हम बात करें तो भारत के एमआरएफए प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो कि भारत 114 फाइटर्स की खरीद करने वाला है। अब जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज है उनके तरफ से जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि जो यूरोपियन कंसोर्टियम है, उन्होंने मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेकर के चीज़ों को रिजर्व रखा है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रशियन ओरिजिन के किसी भी प्लेटफॉर्म में ये जो मिसाइल है वो देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। और उनका ऐसा स्टैंस इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि उनकी एक जो सोची समझी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर रहे हैं, जहां पर वो मीटियोर मिसाइल को एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के तौर पर पोजीशन करना चाहते हैं, जहां पर चुनिंदा यूरोपियन फाइटर्स में ही इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा सकेगा, बनस्पत इनके कोई दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट जो यूरोपियन नेशन से बाहर है उस पर इस मिसाइल का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो इसी स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और संभावित है कि अब हमें जो मीटियोर मिसाइल हैं ये देखने को ना मिले। मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि अपनी घातक बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है, और इसे दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में गिना जाता है। ये मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग और रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि इसे एक्सटेंडेड रेंज को प्राप्त करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये सस्टेन्ड स्पीड भी बना के रख सकती है। और जो कंसोर्टियम है वो ये कहता है कि भारत अगर चाहता है इन मिसाइल का इंटीग्रेशन, तो अपने फिलहाल जो डोमेस्टिकली बिल्ड फाइटर्स हैं उनमें ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भारत यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स में इनको इंटीग्रेट करना चाहता है तो उसके लिए जो मंजूरी है वो मिल जाएगी। दरअसल भारत का उद्देश्य ये है कि भारत अपने जो फाइटर्स है उनको घातक स्ट्राइक पैकेज से इक्विप करना चाहता है, और भारत का ये मकसद था कि जो मल्टीनेशन वेपन सिस्टम है वो हमें देखने को मिले, जो कि अलग अलग देशों के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि जब एक्सपोर्ट की बात आए तो भारत के पास एक क्लियर एडवांटेज हो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी जो मेटियोर है इससे मिलती जुलती मिसाइल आने वाले भविष्य में उपलब्ध होगी। अगर हम अस्त्र सीरीज पे गौर से नजर डालें तो आपको बता दें, अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है वो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स में आ चुकी है। अस्त्र मार्क 2 टेस्टिंग के अंतिम फेज में है। रही बात अस्त्र मार्क 3 की, तो अस्त्र मार्क 3 इस समय जो मिसाइल डेवलपमेंट है ये रैमजेट प्रोपल्शन को होस्ट करेगी, और इसके लिए जो कि टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी वैलिडेट की जा चुकी है। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ रही हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत आने वाले भविष्य में अस्त्र मार्क 4 का भी काम शुरू करेगा, और वो मिसाइल और भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर बेटी और नहीं मिली तो भारतीय वायुसेना की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। हमारे पास ऑलरेडी इनके जो जवाब है वो मौजूद है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बनाने का कार्य उठाती है, और अब इनके द्वारा एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव सामने आया है। आपको पता ही है कि भारत काफ़ी लंबे समय से तेजस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, और इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर उन्होंने जो इंटरेस्टेड कंट्रीज हैं इनके लिए जो अपना इन्विटेशन है इसको एक्सटेंड किया है, और फ्रीली जो इवेलुएशन है एयरक्राफ्ट का इसका आमंत्रण भी दिया है। ये इनिशिएटिव इस चीज़ को ध्यान में रखकर किया गया है कि तेजस मार्क 1 की जो फुल कैपेबिलिटीज़ हैं ये शोकेस की जा सके, और जो फॉरेन कंट्रीज इसको लेकर इंटरेस्टेड है उनको इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में सही सही आकलन हो पाए, ताकि वो इसको खरीदने के लिए किसी प्रकार से हेजिटेट ना करे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय प्रयासरत है कि तेजस मार्क 1 जो कि एक फुली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है इसको स्क्रूटनी के लिए ओपन कर दिया जाए, ताकि जो संभावित बायर्स हैं
अराउंड द वर्ल्ड वो आए, इसको इंस्पेक्ट करें और इस डील को फाइनलाइज करें। अब यहाँ पर एफर्ट के पीछे की प्रयास ये भी है कि तेजस की ग्लोबल जो प्रेजेंस है इसको बढ़ाना और एक कम्पेटिटिव जो लाइट फाइटर है उसके तौर पर प्लेस करना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कई मरतबा प्रदर्शित करी है और भारतीय वायुसेना खुद इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। लेकिन रही बात एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की, तो अभी तक हमें जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो मिल नहीं पाए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना जो प्रपोजल है उसमें ये भी कहा है कि वो जो फॉरेन फोर्सेज हैं उनको इनकरेज करेंगी कि वो अपने पायलट्स को भारत में भेजें ताकि हैंड ऑन इवेलुएशन जो है वो कर सके। और ये जो जेस्चर है ये बेसिकली जो फॉरेन पर्सनल है उन्हें अलाउ करेगा कि वो तेजस की परफॉर्मेंस का सही सही आकलन कर पाएंगे और अलग अलग जो ऑपरेशनल सिनेरियो में ये कैसा परफॉर्म करता है उसकी जानकारी भी वो ले पाएंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आने वाले भविष्य में ना हो। जो फ्रीली इवेलुएशन है ये ऑफर करेगा एचएएल की एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी को अपने कार्य को पूरा करने के लिए, जहां पर तेजस मार्क 1A को जो कह सकते हैं फॉरेन मार्केट है उसमें सक्सेसफुली प्लेस किया जा सके। क्योंकि एचएएल के सोर्सेस का ये मानना है, एचएएल के अधिकारियों का ये मानना है कि दुनिया में तमाम वायुसेना है जो कि महंगे अमेरिकी फाइटर्स को नहीं खरीदना चाहते और वो चाइनीज और रशियन फाइटर्स पे भी नहीं जाना चाहते, वो दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहते हैं जो कि उन्हें कम से कम समय में मिल सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें मुख्यतः अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट नेशन शामिल हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर उन सब की नजरें टिकी हुई है। तेजस मार्क 1 ऑलरेडी अपनी जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है उससे गुजर चुका है और इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल भी है और उसने अलग अलग युद्ध अभ्यासों में अपनी कैपेबिलिटी का सही सही जो प्रदर्शन है वो किया भी है। एयरक्राफ्ट में बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे इसमें आपको एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिल जाती है, आल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम देखने को मिल जाता है, हाईली मनूवेबल एयरक्राफ्ट है, इसमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो मित्र देश इसको खरीदेगा उनके खुद के वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए भी जो हरी झंडी है ये एचएएल ने ऑलरेडी दे दी है। तो यहाँ पर ये एक प्रूवन वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर भी सर्व करेगा और सारे कॉम्बैट मिशन इससे पूरे किए जा सकेंगे, चाहे वो एयर सुपियोरिटी मिशन हो या फिर ग्राउंड अटैक मिशन हो, सारे मिशन इससे एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो कि काफी जेन्युइन भी है और आप लोगों के मन में भी यही होगा कि क्या इंडियन एयरफोर्स को उचित नंबर पे ये एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। देखिए बात यह है कि एयरक्राफ्ट जो है बनाए जा रहे हैं, इंजन आज जैसे आना शुरू होंगे तो जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल तो कैटेगरी बी इंजन के साथ जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कस्टमर्स की तलाश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको भारतीय वायुसेना को प्राथमिकता में रखना चाहिए। जब भारतीय वायुसेना के पास जो उचित नंबर में एयरक्राफ्ट है वो आ जाए तभी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एक्सपोर्ट कस्टमर को तलाशना एक लंबा एंडेवर होता है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। और ये चीज़ अच्छी है कि एचएएल का ये मूव कम से कम सही समय पर आया है और हम बहुत जल्दी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर को सिक्योर भी कर सकते हैं इस तरह। और ये चीज़ होने में 1 से 2 वर्ष का समय कम से कम लगेगा और तब तक जो इंजन है वो लगभग आने शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।